हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 18 यूपीएससी मेंस 2025 जीएस 1 का पेपर है। ऑलरेडी हमने इसके 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करें। आज हमारा 18वां क्वेश्चन रहने वाला है और आज का जो आंसर राइटिंग है हम वो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे वो बताना। आप मुझे ये बताओ कि आपको फास्ट फूड में खाना क्या पसंद है। कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो फास्ट फूड के ही बेस पे पूछा गया है। आज का क्वेश्चन समझने से पहले ना हम क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। आखिर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये किस सोर्स से पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया ना ये आपका निकल कर के आया है चेंज इंडियन सोसाइटी, चेंज इंडियन सोसाइटी प्लस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लस लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। यहाँ से ही आपको क्वेश्चन निकल के आया। मतलब इस क्वेश्चन का ना बैकग्राउंड यही है। क्वेश्चन का ना मतलब भी समझ लो, मैंने तब पता चल जाएगा मैंने आपसे क्यों पूछा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है, यानी कि क्या ऐसा मेन रीज़न है कि हमारी कंट्री के अंदर में आज के टाइम पे जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, हेल्थ कंसर्न भी मॉडर्न सोसाइटी में ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इस बेसिस पे क्या करना था, आंसर लिखना था एज अ इंडियन एक्सपीरियंस। मतलब इंडियन एक्सपीरियंस के साथ आपको आंसर ड्राफ्ट करके लिखना था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। 3 पॉइंट में क्या क्या, पहला आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा रीजन है कि हमारी कंट्री में फूड जो फास्ट फूड कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है। दूसरा फिर जो हेल्थ कंसर्न हमें देखने को मिलेगा, जैसे आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के आईज पे चश्मा आपको नजर आ जाएगा, डायबिटीज नजर आ जाएगी, मोटापा नजर आएगा, फैट ज़्यादा नजर आएगा। क्या रीज़न है? तो ये एक हेल्थ कंसर्न है कि आज के टाइम पे अगर हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और आपको इंडियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी पॉइंट्स लिखने थे। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना था कि रीज़न क्या है, दूसरे पॉइंट में हेल्थ कंसर्न पे डिस्कस करना था, तीसरे पॉइंट में आपको इंडियन एक्सपीरियंस पे बेस पे आंसर लिखना था। मतलब और कितने वर्ड में लिखना था, 250 वर्ड्स में लिखना था। तो आप ना कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको फास्ट फूड में क्या पसंद है और आपको दूसरा ये बताना कि आप पर डे खाना पसंद करते हो या वीकेंड में खाना ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे मैं वीकेंड में खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जब फास्ट फूड होता है वैसे पूरे वीक नहीं। जैसे सैटरडे है तो सैटरडे में फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, उसके बीच में नहीं। सैटरडे जो भी दोस्तों के साथ अपना हो गया कि चल भाई आज मोमोज खाते हैं, चिली पटेटो खाते हैं, सिर्फ वीकेंड के एक दिन में, बाकी दिन अपना वही नॉर्मल फूड रहता है। तो आप मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में आपको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद आता है या घर का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, चलो अब हम अपने आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखो आज के टाइम पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें ना तो जो वेस्टर्न फूड कल्चर है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की साइड अगर हम बात करें ना तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड टाइप में ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या है कि जो वेस्टर्न कल्चर फूड है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा तेज़ी से लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वो ना एक तो चीप कॉस्ट पे नज़र आ जाएंगे, यानी कि कम कीमत पे नज़र आ जाएंगे और इजीली अवेलेबल नज़र होते हैं। तो मतलब इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जिस वजह से खास करके अर्बन एरिया में ना जो फूड कल्चर है, फास्ट फूड कल्चर वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसको तो हम पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हमारी कंट्री के आज के टाइम पे क्या है ना, जो अगर हम सोशो इकोनॉमिक या जो कल्चर डायनेमिक्स की बात करते हैं तो सोसाइटी के मॉडर्न सोसाइटी में बहुत तेजी से आया है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, यानी कि अगर हम डिस्कस करें रीज़न फोर, जो हमारा पहला पॉइंट है, रीज़न फोर ग्रोथ ऑफ फास्ट फूड, फास्ट फूड इंडस्ट्री। तो यानी कि ऐसा क्या रीज़न था कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी कंट्री में फास्ट फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। देखो आपको ना आंसर राइटिंग में ऐसे डिज़ाइन बना के नहीं लिखना है,
नॉर्मली आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे थोड़े से कलाकारियों में समझा रहा हूँ, ताकि आपको पॉइंट बस याद रखो। पॉइंट्स याद रहेंगे ना, आप खुद भी अपने वर्ड्स में क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। तो इसका सबसे पहला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ना, वो पता है क्या देखने को मिलेगा, अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल। पहला ही पॉइंट ये नजर आता है हमारा, अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल। अब देखो मैंने पहले पॉइंट पे एक क्यों लिखा, ये अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल जो आज के टाइम पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ना चेंज भी लिख लो, चेंज। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मेनली अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, जो हमारा शहरीकरण है, ये बढ़ने का मेन कारण क्या है कि लोग अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि अपने रिसोर्सेज के लिए वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट होकर के डेवलप जगह पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अर्बनाइजेशन आज हमारी देश के अंदर में क्या है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन में ना आपको क्या देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। अब न्यूक्लियर फैमिली तो आपको पता ही होगा ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा सेकंड थर्ड क्लास में कि न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। न्यूक्लियर सॉरी मैंने न्यूक्लियर 2 बार लिख दिया, न्यूक्लियर फैमिली। तो वो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये नहीं कि वो परिवार जिसके पास परमाणु बम है, नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली। अच्छा मेरे को ना एक चीज और बताओ, आपको स्मॉल फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद है या लार्ज फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद है? ठीक है, तो देखो स्मॉल, आज के टाइम पे ना मॉडर्न सोसाइटी में लोग स्मॉल फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि हम एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ, अच्छे सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि वो क्या रहे, स्मॉल फैमिली में रहे। तो आज हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन के साथ साथ क्या है, जो न्यूक्लियर फैमिली जो ट्रेडिशन है वो भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें वो मेनली क्या होते हैं, ज्वाइंट फैमिली से अलग होकर के अपना सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? मेन रीज़न है अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के लिए। तो आज हमारे देश में जो न्यूक्लियर फैमिली और जो अर्बनाइजेशन तेज़ी से जो बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, उनके ऊपर में ना डबल वर्किंग हाउस होल्ड देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से जो फास्ट फूड कल्चर है वो क्या होते जा रहा है, तेजी से ग्रो होता जा रहा है। तो आप इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि विथ रैपिड अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली एंड डुअल वर्किंग हाउस होल्ड डिमांड फॉर क्विक। मतलब आज के टाइम पे क्या है ना, उनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है कि वो इजी, मतलब इजीली अवेलेबल वाली चीज़ें ज़्यादा खोजना पसंद करते हैं। जो हमारी फास्ट फूड है वो ऑलरेडी क्या होती है, रेडी टू कंज्यूम के लिए होती है। मतलब आप लेके आओ और उसको डायरेक्ट क्या कर लो, कंज्यूम कर सकते हो, मतलब कंज्यूम कर सकते हो। या उसको कुकड करने में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 या 3 मिनट्स लगते हैं या 5 मिनट्स लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैगी देख लो, मैगी मतलब ऐड में भी आता है कि सिर्फ 2 मिनट में आप मैगी बना सकते हैं। या सूप की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तो टाइम सेविंग होते हैं। तो वर्किंग लोड ज़्यादा होने की वजह से अर्बन एरिया में जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो फूड्स के लिए वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट टाइम खोजना पसंद करते हैं। ऐसे फूड की तरफ वो चली जाती है, मूव करती हैं जो इजीली एक तो अवेलेबल हो, कम कॉस्ट वाली हो और क्या हो, जल्दी कुकड हो जाए, मतलब टाइम सेविंग हो जाए। एक तो ये रीज़न आप लिख सकते हो। दूसरा रीज़न आता है आपका चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो दूसरे पॉइंट में आप लिख लो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस में आप क्या क्या लिख सकते हो कि देखो आज के टाइम पे ना, अगर हम यूथ की बात करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है किसके साइड में, जो ग्लोबल फूड जो ट्रेंड्स है उसके साइड, उनके ब्रांड, उनके कल्चर और जो उनके ईटिंग आउट जो हैबिट्स होते हैं। अगर आप देखो तो हमारी कंट्री में अर्बन एरिया में एक अच्छा खासा कंटेंट है फूड ब्लॉगिंग। आपने बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते होगे तो बहुत सारे आपने देखा होगा जो फूड ब्लॉगिंग होते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, अपने एरिया के जो लोकल स्ट्रीट फूड होते हैं या जो अलग अलग जगहों पे जाके वो क्या करते हैं, फास्ट फूड के
उस पर क्या करते हैं, फास्ट फूड पे अपना कंटेंट, अपनी वीडियो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इससे कि जो फास्ट फूड कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो इसकी जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है इनके बीच में, यूथ के बीचों में। तो आज के टाइम पे यूथ को वो क्या करें, जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि आपको ये बताना है कि आपको फास्ट फूड कौन सा पसंद है और आप कब खाना पसंद करते हो, डेली बेसिस पे या वीकेंड में या मंथ में या कभी नहीं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताना। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग क्या है, इसमें जो फास्ट फूड कंपनी है ना वो क्या कर रही है, इंडियन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर रही हैं और अपनी मेन्यू में चेंजेस लेके आ रही है। तो इसमें आप क्या पॉइंट लिख सकते हो एग्रेसिव मार्केटिंग में। तो देखो, एग्रेसिव मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आज के टाइम पे फास्ट फूड को प्रमोट करने के लिए जो कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम KFC की बात करते हैं, मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, डोमिनोज की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, डिजिटली कैंपेन्स के द्वारा और एडवर्टाइजिंग के द्वारा तो अपने फूड्स को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में, आप इसमें क्या लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी ये आप किसमें मेंशन कर सकते हो, 4 पॉइंट में। अब जैसे देखो, अगर हम फूड की बात करते हैं और एक हेल्थ की बात, देखो सोसाइटी के अंदर में या आप बात करो किसी भी कंट्री के अंदर में, फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों चीज, अगर ये तीनों चीज हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल है तो वो अपना ग्रोथ खुद कर सकता है। ये चीज आपने 9th क्लास में या 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो फूड है, क्योंकि ये हमारी ना बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन्हीं तीनों चीज़ पे क्या होनी चाहिए, ये जो 3 चीज़ें, एजुकेशन, फूड और हेल्थ, ये हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सेसिबल, अवेलेबल फॉर ऑल एंड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। लेकिन अभी हम फूड की बात करें तो फूड भी एक ऐसा आइटम होता है जो कि तीनों होना चाहिए लोगों के लिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए और लोगों के लिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए। अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो आज के टाइम पे जो फास्ट फूड है वो क्या प्रोवाइड करा रही है, काफ़ी सस्ती कीमत पे वो फूड्स प्रोवाइड करा रही है और जो क्या है इजीली अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसके वजह से आज के टाइम पे जो फास्ट फूड का जो ट्रेंड है वो आपको अर्बन एरिया में ज़्यादा नज़र आएगा। उसके बाद आप 5th पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, 5th पॉइंट के लिए हम इसको यहाँ से जगह निकाल देते हैं। हाँ, 5th पॉइंट में आप लिख सकते हो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन तो आज के टाइम पे ना ये अब सिर्फ अर्बन एरिया तक ही सीमित नहीं रह गया। अब आपको जो फास्ट फूड का जो कल्चर है ना वो आपको कहीं ना कहीं कहाँ देखने को मिलेगा, रूरल एरिया के साइड भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई चेन की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेस एंड ऐप बेस्ड डिलीवरी नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आज आपको क्या है, जैसे जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है, जैसे एग्जांपल अगर हम स्विगी की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो क्लेम करते हैं कि विद इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स में हम आपकी जो फूड्स हैं, आपको जो ऑर्डर है, फूड ऑर्डर है, हम वो आपको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, आप जो भी ऑर्डर करो। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि अर्बन एरिया में जो फास्ट फूड कल्चर है उसकी ग्रोथ के लिए। तो जिसकी वजह से जो फास्ट फूड कल्चर है इन सॉफ्टवेयर की वजह से या एप्लीकेशंस की वजह से जो इनकी बूस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, या काफ़ी ज़्यादा रीच हुई अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं।
तो आप ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी कंट्री के अर्बन एरिया में जो फूड कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है हमारा हेल्थ कंसर्न। ठीक है, हेल्थ कंसर्न। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ कंसर्न की बात करें तो हेल्थ कंसर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पे लोगों के बीच में हेल्थ को लेकर के क्या हुई थी, मतलब धीरे धीरे अब जागरूकता फैलती जा रही है। तो देखो अगर हम हेल्थ की फूड की बात करें ना तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कैलोरी डेंस है के साथ साथ आपको हाई फैट, शुगर और सॉल्ट, इसकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से हमें कुछ डिजीज देखने को मिलती है, जैसे डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर जैसी जो डिजीज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हेल्थ कंसर्न में आप क्या लिख सकते हो कि ये कैलोरी के साथ साथ कैलोरी डेंस के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, विथ हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट एंड सॉल्ट, इसमें आपको क्या है नजर आएगा, जो कि कंट्रीब्यूट करती है किस किस चीज के लिए, ये कंट्रीब्यूटिंग है। यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है किस किस चीज के लिए जिम्मेदार है, डिजीज कौन कौन सी डिजीज के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन सब के लिए क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है। डिजीज का स्पेलिंग आप करेक्ट लिख लेना, डिजीज। ठीक है, दूसरा, अगर हम आज के टाइम पे अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी जो हेल्थ कंसर्न है, यानी कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में किसमें, जो मेल न्यूट्रिशन मतलब जब बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती, तो हमारी कंट्री ऑलरेडी क्या कर रही है, फेस्ड कर रही है, क्या चीज क्या फेस कर रही है, अ ड्यूअल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और साथ साथ में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में जो राइजिंग लाइफ स्टाइल, कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है, लाइफ स्टाइल डिजीज। ठीक है, तो आज के टाइम पे अब लोग जैसे जैसे लोगों के बीच में जो जागरूकता आती जा रही है, तो वैसे वैसे वो क्या कर रहे हैं, अब हेल्दी फूड्स की डिमांड करते हैं। तो कई जगहों पे वो क्या करते हैं, हाइजीन का भी अब क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इस चीज का जो फोकस है वो रेस्टोरेंट भी रखता है कि कस्टमर जब आए तो वो प्रॉपरली वहां पे उनको क्या मिले, नीड एंड क्लीन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा था, द इंडियन एक्सपीरियंस। तीसरा हमारे पास क्या था, द इंडियन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो, जैसे देखो अगर हम कुछ ब्रांड की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो कुछ ब्रांड, अब ब्रांड में मैंने आपको कुछ कोई भी ब्रांड ले सकते हो, जैसे KFC ले लो या मैकडोनाल्ड ले लो, या हम डोमिनो ले की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे कौन से ब्रांड है, वेस्टर्न कंट्री के ब्रांड है। तो इन्होंने आज के टाइम पे ना अपने मेन्यू में चेंजेस लेके आए हैं, किसके बेसिस पे, इंडियन के बेसिस, यानी कि जो हमारी कंट्री का जो फूड कल्चर है उसके बेसिस पे ये अपने मेन्यू में क्या लेकर के आए, चेंजेस लेकर के आए। जैसे वेजिटेरियन और स्पाइसी फूड लेकर के आया गया,
और इनके लिए अफोर्डेबल ऑप्शन भी क्या है, इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग में इनके द्वारा रखा जा रहा है आज के टाइम पे। मेन रीजन क्या, ताकि वो इंडियन जो कस्टमर है उसको वो क्या कर सके, सॉरी कस्टमर नहीं कंज्यूमर, वो जितने भी जो इंडियन कंज्यूमर है वो अपने साइड क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। फिर वहीं पे अगर हम कुछ इंडियन कंपनी की भी बात करते हैं तो देखो जो आउट ऑफ नेशन कंपनी थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंपनी की, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन ट्रेंड्स को अडॉप्ट किया कि इंडियन किस तरीके के फूड को खाना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने मेन्यू को चेंज किया। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री के कुछ ब्रांड की बात करते हैं, जैसे हल्दीराम, सॉरी हल्दीराम एंड बीकानेर वाला, बीकानेर वाला, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो जो फास्ट फूड स्टाइल था इसको इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे मतलब आज के टाइम पे जो हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि जो हेल्थ को लेकर के जागरूकता फैलती गई, तो लोगों ने फिर डिमांड शुरू कर दिया एक हेल्दी फास्ट फूड, जो कि अल्टरनेटिव्स था, जैसे सबवे, मिलेंट बेस्ड जो स्टार्टअप्स था, वो हर जगह अब आपको क्या है धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके एक इफेक्टिव आंसर हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, जो आज हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम लिख सकते थे, वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने लिख लिख के इसलिए समझाया ताकि आप इसको अपने पॉइंट्स में, नोट्स में क्या कर सको, ऐड कर सको। अगर आपको इस तरीके से लिखने का पैटर्न अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वो बता सकते हो, या अगर आपको इस तरीके से टाइप किया हुआ पैटर्न पसंद आ रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हो। जैसा आपका फीडबैक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डिस्कशंस कर लेंगे। देखो जो मैंने पॉइंट्स बताए सिर्फ जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स होंगे, आप अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन उसका सोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन सोर्स कलेक्ट किया है वो रियल है या फेक है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको बहुत जगह पे जो रिसोर्सेज मिलेंगे हेल्थ को लेकर के, बहुत जगह पे क्या होता है फेक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आप खासकर स्पेशली जब आप हेल्थ को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन देखते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, नॉलेजेबल डाटा लेते हो, तो आप उसका एक बार सोर्स जरूर चेक कर लें। उसका जो सोर्स है वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस बेसिस पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि आप कोई गलत न्यूट्रिशन ना लो। बस यही कहना है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, ना सोर्स रहता है ना कुछ रहता है, लेकिन आप सोर्स के बेसिस पे उस चीज़ को फॉलो करो। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे, देन 20। इस तरीके से हमारा GS1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम GS2 मूव करेंगे, फिर GS2 के हम इसी तरीके से डेली 1 करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस करते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है, एक सवाल यही आता है कि आखिर क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट आप समझ लो क्यों ज़रूरी होता है। UPSC जब मेंस की बात करें तो उसमें एक ऐसे का पेपर छोड़ के सब मोस्टली सब में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में 2 पूछे जाते हैं जो कि 2 निबंध लिखने होते हैं 1200-1500 वर्ड में, ठीक है। अगर हम GS1 से लेकर के GS4 और प्लस इसमें अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो सब में कितने क्वेश्चन पूछती है UPSC, 20 क्वेश्चन सब में पूछती है। और आपके पास लिखने के लिए जो टाइम रहता है वो 180 मिनट का रहता है, यानी कि 3 घंटे का, अगर आप इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो जो 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको होता है 10 मार्क्स का। और कितने नंबर का होता है वो, सॉरी 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। उसके बाद 11 से लेके जो 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, एंड वो आपको कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मीन्स आपको शॉर्ट आंसर तो नहीं लिखना है, लेंथी आंसर लिखने होते हैं। तो एक आंसर लिखने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास एवरेज कितना मिनट आता है, 9 मिनट का आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी समझना है, उसका बैकग्राउंड भी जानना है, मतलब किस बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को समझ करके फिर आपको एक आंसर ड्राफ्ट करना, उस आंसर को लिखना, इफेक्टिव आंसर आपको लिखना है, ताकि आपके जो आंसर लिखे जा रहे हैं तो ताकि आपका आंसर क्या हो,
परफेक्टली हो और एग्जामिनर प्रॉपरली चेक करके आपको नंबर दे, क्योंकि रैंकिंग आपके मेंस से ही डिसाइड होती है और यही क्योंकि मेंस में ही आपकी रैंकिंग आती है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए, वर्ड पावर इंक्रीज करने के लिए और एक अच्छा आंसर लिखने, एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है लिमिटेड टाइम में ताकि क्वेश्चन भी स्किप ना हो, उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ आप प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। तो देखो अगर हम पीवाईक्यू की बात करें ना, वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की बात करो, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, किसी भी एग्जाम की बात करो, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलेगा, 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री में चारों आपका एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियाज स्ट्रगल मूवमेंट प्लस एम लक्ष्मीकांत यानी कि जो पॉलिटी है, इसको हमने टॉपिक वाइज 27 ईयर तक का हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, वो मिल जाएगा। एनसीईआरटी मिल जाएगा, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशंस मिल जाएगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसकी शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगी ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत का लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहीं पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।